हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। सो अगेन इन दिस सेशन दोबारा से हम फूड बोर्न इलनेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमने यहाँ पे फूड बोर्न इन्फेक्शन एंड इंटॉक्सिकेशन के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, इन्फेक्शन क्या है? जब यहाँ पर हम कोई लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंजेस्ट करते हैं, दैट इज इन्फेक्शन। इंटॉक्सिकेशन क्या है? when we ingest a certain toxin which are produced by a harmful microorganism, अगर हम वो ingest करते हैं तो वो intoxication रहता है। साथ ही साथ हमने यहाँ पे साल्मोनेला का इन्फेक्शन के बारे में डिस्कस किया था कि साल्मोनेला का इन्फेक्शन क्या क्या कॉज करता है। टाइफॉइड, पैराटाइफॉइड, ठीक है, टाइफॉइड पैराटाइफॉइड का इन्फेक्शन कॉज करता है। दो हमने इसकी स्टीरियोटाइप पढ़ी थी और उसके बाद हमने बहुत सारे मल्टीपल नंबर ऑफ इसकी स्टीरियोटाइप्स भी पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे साल्मोनेला का इन्फेक्शन पैराटाइफॉइड, टाइफॉइड कॉज करता है। दूसरा एक हमने साल्मोनेला अबॉर्टस भी पढ़ा था जो कि अबॉर्शन कॉज करता है इन द बर्ड्स। साथ ही साथ हमने साल्मोनेला का पढ़ा था कि यहाँ पे साल्मोनेला कौन सी फूड में ज्यादा पाया जाता है, मीट में, एग्स में एंड मिल्क में। तो यहाँ पर जो इनका मेनली जो आपका साल्मोनेला का इन्फेक्शन है वो इन सभी फूड में जनरली देखने को मिलता है। तो ये हमने पढ़ा था साल्मोनेला के बारे में, इसका ट्रांसमिशन पढ़ा था। ठीक है, इसका ट्रांसमिशन पढ़ा था कि साल्मोनेला का कैसे इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसमिट होता है, जो कैरियर है या फिर जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है वहां से इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। तो ये सारा हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर कंपाइलोबैक्टर के बारे में। जो कंपाइलोबैक्टर है ये भी आपका एक सेकंड बैक्टीरिया है जो कि क्या कोज करता है, फूड बोर्न इलनेस जो है वो कोज करता है। तो यहाँ पे कंपाइलोबैक्टर जो है आपका ये भी क्या करेगा, इन्फेक्शन कोज करेगा। देखो इन्फेक्शन जब कोज करेगा ना साल्मोनेला का, तो ये भी क्या करेगा, बहुत सारे सिम्टम्स जो है इसमें देखने को मिलेंगे। तो सिम्टम्स कैसे देखने को मिलेंगे, अगेन इन द फॉर्म ऑफ जैसे आपका साल्मोनेला का था। ठीक है, तो अब हम इसका कंपाइलोबैक्टर का पढ़ लेते हैं। कंपाइलोबैक्टीरियोसिस में जो इन्फेक्शन होता है वो कैसा होता है आपके पास, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होते हैं माइक्रो एरोफिलिक। मींस ये कैसे आते हैं, कैसे एंटर करते हैं, थ्रू एयर। ठीक है, एयर से एंटर कर सकते हैं। और कुछ यहाँ पे होते हैं आपके पास स्पाइरल ग्राम नेगेटिव रोड्स। हमारे पास दो बैक्टीरिया होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव होता है और एक ग्राम नेगेटिव होता है। दैट बेसिकली डिपेंड ऑन द स्टेनिंग। पर ये आपके सिलेबस में इतना डीप में नहीं है कि हम स्टेनिंग के बारे में पढ़े, या ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव के डिफरेंस के बीच में के बारे में भी नहीं है। तो जो कंपाइलोबैक्टर होता है वो माइक्रो एरोफिलिक होता है, दे एंटर थ्रू द एयर। सो साथ ही साथ ये स्पाइरल ग्राम नेगेटिव रोड होता है। अब इसमें आपके पास दो स्टेन आती है, एक आती है कंपाइलोबैक्टर जेजुनाई और दूसरी आती है कंपाइलोबैक्टर कोलाई। ठीक है, जिसको आप से जेजुनाई भी बोलते हो, कंपाइलोबैक्टर जेजुनाई, और एक आती है कंपाइलोबैक्टर आपका कोलाई। तो ये दो आपको स्टेन है, दोनों याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये दोनों फूड पॉइजनिंग करती है। इससे क्या होता है, एक्यूट एंट्रोकोलाइटिस, मतलब जो आपकी कोलाइटिस वाला रीजन है, मेनली आपका स्मॉल इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट है वो इफेक्ट रहता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्सर्स बनने लग जाते हैं जिसको आप बोलते हो एंटरकोलाइटिस। तो जनरली ये जो इन्फेक्शन है ये मेन को इफेक्ट करता है, कंपाइलोबैक्टीरियोसिस का, जिसमें यहाँ पे इंटेस्टाइन में अल्सर्स देखने को मिलते हैं। और अल्सर्स कैसे बनते हैं, जब आप इनकी स्टीरियोटाइप को इंजेस्ट कर लेते हो, कंपाइलोबैक्टर जेजुनाई एंड कंपाइलोबैक्टर कोलाई। ठीक है, जो कंपाइलोबैक्टर जेजुनम है ये आपके किस में मिलते हैं, कैटल के फीसिस में मिलते हैं एंड पोल्ट्री एज नॉर्मल फ्लोरा। जनरली इसका इन्फेक्शन कहाँ मिलता है, पोल्ट्री में मिलता है, मतलब आपके एग्स में मिलेगा और यहाँ पे कैटल के फीसिस में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, मेनली जो कंपाइलोबैक्टर कोलाई है वो किसके साथ एसोसिएट रहता है, ह्यूमन डायरिया। इसमें कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं, डायरिया, एंटेराइटिस हो जाता है पिग्स में, एंड मोस्टली एसोसिएटेड विद द ट्रिपोमेना हायो डिसेंट्रिया। मतलब इसमें जो आपका सिम्टम होता है वो कौन सा होता है, डिसेंट्री। डायरिया वाला क्या है आपका इन्फेक्शन होता है, जिसमें जनरली आपको क्या हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जब आपका अल्सर्स प्रोड्यूस करती है तो वहां पर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाता। ठीक है, तो यहाँ पे जब स्मॉल इंटेस्टाइन अफेक्टेड है तो वहां पे एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जो सिम्टम्स है आपकी बॉडी में अपीयर होंगे और वो डिजीज कॉज करेंगे।
जनरली ये डिजीज मेन में होती है, तो कंपाइलोबैक्टर जेजुनाई एंड कंपाइलोबैक्टर कोलाई, ठीक है, ये दो ऐसे स्ट्रेन हैं जो कि क्या करते हैं, इलनेस कोज करते हैं, जिसमें डायरिया हो सकता है। ये आपके सिम्टम्स है, ठीक है, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल कंप्लेंट्स, तो ये सारे क्या है, ये आपके पास सिम्टम्स है व्हेन यू इंजेस्ट अ कंपाइलोबैक्टर जेजुनाई और कंपाइलोबैक्टर कोलाई। तो जेजुनम, इलियम एंड कोलोन आर प्राइमरी अफेक्टेड। जेजुनम, इलियम और कोलोन ये तीनों क्या है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो यहाँ पे जो जनरली मैंने आपको बताया ना अभी, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, अल्सर्स हो जाते हैं, और जब अल्सर्स हो जाते हैं जिसकी वजह से आपका जेजुनम पार्ट, इलियम पार्ट एंड कोलोन तीनों ही इफेक्टेड रहता है। दूसरा, साथ ही साथ यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में दूसरा आपके पास इन्फ्लामेशन भी होने लगती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन भी होने लगती है व्हेन यू कंज्यूम द कंपाइलोबैक्टर जेजुनाई और कंपाइलोबैक्टर कोलाई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है साइन क्या है इसके, कैसे आपका क्या क्या यहाँ पर इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो कितना रहता है इसका, 2 to 11 डेज तक रहता है। मतलब ये हमारी बॉडी में कितने दिन तक सर्वाइव कर जाते हैं, 2 to 11 डेज तक कर जाते हैं। एवरेज कितना होता है, 3 to 5 डेज, ठीक है। फीवर आता है इसमें सिम्टम्स, जो कि यहाँ पे फॉल स्मेलिंग एंड वाटरी डायरिया, वाटरी डायरिया होने लगता है, ठीक है। 3 to 4 डेज तक आपका ये सिम्टम जो है जनरली दिखता है, मीन्स आपका वाटरी डायरिया हो रहा है, फॉल स्मेलिंग है, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पे डायरिया में काफी बार आपको ब्लड और म्यूकस भी देखने को मिलेगा, ठीक है। एब्डोमिनल पेन होता है जिसमें बैक एक होने लगता है, ठीक है। हाई मोर्टेलिटी, यहाँ पे डेथ रेट भी ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपाइलोबैक्टर को जो इन्फेक्शन है वो डेथ भी कोज कर सकता है, तो यहाँ पे हाई डेथ रेट है, ठीक है। ये कंडीशन सेल्फ लिमिटिंग है, लेकिन जनरली कब तक चलती है, अप टू 10 डेज तक ये चलती है, अगर ये अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं होता तो यहाँ पर जो आपका कंपाइलोबैक्टर का इन्फेक्शन है, जेजुनाई वाला है जनरली, वो ये क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है, इन्फ्लामेशन कोज करता है, अल्सर्स बन जाते हैं इंटेस्टाइन में, और साथ साथ जिसकी वजह से आपका इंटेस्टाइन का पूरा पार्ट क्या रहता है, इन्फेक्शन हो जाता है। और जब इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्टेड रहा, तो बॉडी उसको क्या कर पाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो प्रोसेस होता है डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इन्फेक्शन का मोड क्या है यहाँ पर, अगेन यहाँ पर कंपाइलोबैक्टर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो कि कंटामिनेटेड, जैसे मान लो आपने कोई भी कंटामिनेटेड फूड खा लिया जिसमें आपका कंपाइलोबैक्टर की स्पीशीज है या स्टीरियोटाइप है, उसको आपने इंजेस्ट कर लिया, तो वो क्या करेगा, इन्फेक्शन बॉडी में जाके ग्रो कर जाएगा, पॉलिफिलेट कर जाएगा, जिसकी वजह से आपको सिम्टम्स जनरली देखने को मिलते हैं। इसमें कौन कौन से फूड आते हैं, मीट फ्रॉम इन्फेक्टेड एनिमल्स, अनपेस्चराइज्ड मिल्क, ठीक है, अगर वहां पे पेस्चराइजेशन नहीं की हुई, मतलब हीटिंग नहीं करा मिल्क को, अनपेस्चराइज्ड मिल्क है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, ये इन्फेक्शन आ सकता है। मीट में जनरली ये इन्फेक्शन मिलता है, एंड क्रॉस कंटामिनेशन हो गया तो उसकी वजह से भी क्या होता है, ये वाला इन्फेक्शन जनरली देखने को मिलता है। साथ ही साथ मीट, पोल्ट्री, ठीक है, जनरली जो आपका मीट और पोल्ट्री है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट रहता है। अच्छा, साल्मोनेला के केस में क्या था, जो साल्मोनेला की स्पीशीज थी वो भी किसमें थी, जनरली आपका एग में, मीट में एंड मिल्क में, ठीक है। तो आपको ज्यादा इतना याद करने की जरूरत नहीं है, मेनली जो आपके फूड्स रहते हैं जिसमें आपके पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता है उसमें जनरली आपके पास एग का मिलता है, मीट का मिलता है एंड मिल्क का ही आपके पास यहाँ पर भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मोड ऑफ इन्फेक्शन है वो कैसे होगा, कंपाइलोबैक्टर का कैसे इन्फेक्शन फैलेगा, या तो आपने अनपेस्चराइज्ड मिल्क लिया हो, ठीक है, या फिर आपने इन्फेक्टेड मीट लिया हो, अनकुक्ड फूड खाया हो, या फिर उसको अच्छे से रेफ्रिजरेट नहीं किया हो, तो ये सारे क्या है, मोड ऑफ इन्फेक्शन है। दूसरा, केयरलेसनेस इन द किचन, कटिंग चिकन्स विद द सेम नाइफ यूज्ड टू कट अदर फूड विदाउट प्रॉपर क्लीनिंग प्रायर टू यूज। जैसे आपने क्या करा, आपने क्या करा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को कट करा, ठीक है, आपने क्या करा, मैं आपको क्रॉस कंटामिनेशन का एग्जांपल दे रही हूँ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल को कट किया और उसी सेम नाइफ से आपने क्या करा, मीट को भी कट कर लिया, तो यहाँ पे क्रॉस कंटामिनेशन हो गई ना, जो वहां पे बैक्टीरिया होंगे या आपने क्लीन नहीं किया, ठीक है, क्लीन नहीं किया तो जो वहां पे बैक्टीरिया आपने करे होंगे तो वो बैक्टीरिया किस में ट्रांसफर हो जाएंगे, मीट में, और देन आप उसको खा लेते हो। तो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस कंटामिनेशन, ठीक है, क्रॉस कंटामिनेशन में भी आ सकता है। तो इसलिए क्या करना है, यहाँ पर केयरलेसनेस जो आप किचन में करते हो वो नहीं करना है, केयरफुल तरीके से फूड को हैंडल करना है। एक और चीज, पोर्क जो है, पोर्क आपको सबसे ज्यादा किससे इन्फेक्टेड मिलता है, कंपाइलोबैक्टर कोलाई की स्पीशीज से सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे कंटामिनेशन जो होता है पोर्क का, वो कब होता है, ड्यूरिंग द स्लोटरिंग, जब आप उसको किल करते हो, ठीक है, जब आप उसको किल करते हो उसके टाइम पे क्या है, जनरली साल्मोनेला का, सॉरी, कंपाइलोबैक्टर का इन्फेक्शन जनरली देखने को मिलता है।
ना इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, जो कंपाइलोबैक्टर जेजुनाई है या कंपाइलोबैक्टर का इन्फेक्शन है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, कुकिंग करनी है, मतलब आपको रो या फिर अनकुक्ड फूड नहीं खाना है, प्रॉपरली कुक्ड फूड जो है वो खाना है, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ रिकंटामिनेशन आफ्टर कुकिंग, क्रॉस कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, प्रॉपर फूड की रेफ्रिजरेशन होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए इन्फेक्शन पे। दूसरा आपको सबसे ज्यादा क्या करना है, हाइजीन मेंटेन करना है फॉर प्रिवेंशन ऑफ, टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन ऑफ कंपाइलोबैक्टर जेजुनाई, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका इन्फेक्शन आता है वो आता है ई कोलाई इन्फेक्शन, ठीक है, इशरीचिया कोलाई इन्फेक्शन। ई कोलाई का जो इन्फेक्शन है ये क्या करता है, सबसे ज्यादा फूड पॉइजनिंग करता है। अब इसमें कुछ आपके पास 4 स्ट्रेन्स आती है, एक आती है ईपीईसी एंटेरोपैथोजेनिक ई कोलाई, एंटेरोटॉक्सिजेनिक ई कोलाई, एंटेरो इन्वेसिव ई कोलाई एंड एंटेरो हेमोरेजिक ई कोलाई। ये आपकी 4 स्ट्रेन्स है जो कि क्या करती है, ई कोलाई का इन्फेक्शन कोज करता है। ई कोलाई पैथोजेनिक, ई कोलाई टॉक्सिजेनिक, ई कोलाई इन्वेसिव एंड ई कोलाई आपके पास हेमोरेजिक, ठीक है। एंटेरोपैथोजेनिक, एंटेरोटॉक्सिजेनिक, एंटेरो इन्वेसिव एंड एंटेरो हेमोजेनिक, ये सारे क्या है आपके ई कोलाई के स्टेन्स हैं। तो सबसे पहले हम EIEC के बारे में पढ़ते हैं, एंटेरोजेनिक इन्वेसिव स्पीशीज, ठीक है। ये क्या करती है, यहाँ पर जनरली आपका अगर ई कोलाई का बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है तो डायरिया कोज होता है, वाटरी डायरिया जनरली देखने को मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पे फीवर, नोजिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी आते हैं, ठीक है। ब्लडी डायरिया हो सकता है, कुछ केस में 10% पेशेंट में क्या है, ब्लडी डायरिया हो सकता है। दूसरा, ब्लडी डायरिया के साथ साथ यहाँ पे म्यूकस और पॉलीमॉर्फ भी आपको देखने को मिलते हैं, मतलब ल्यूकोसाइट WBCs के सेल्स जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं और उस वाटर डायरिया में क्या है, आपके पास ब्लड भी दिखता है, काफी बार म्यूकस भी दिखता है। सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, जनरली 2 to 3 डेज तक ये बॉडी में रहती है, ठीक है। तो ये ई कोलाई का इन्फेक्शन है। दूसरा है एंटेरो हेमोजेरिक ई कोलाई, ये दूसरी स्ट्रेन है जो आपने ETHC पढ़ी थी, एंटेरो हेमोरेजिक ई कोलाई। ये क्या करती है, हेमोरेजिक कोलाइटिस करती है इन द ह्यूमन दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डायरिया। जनरली ये भी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन को इफेक्ट करती है। अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको अल्सर्स बन जाते हैं, ठीक है, इफ यू आर कंटामिनेटेड विद द ई कोलाई। तो यहाँ पे सिम्टम्स क्या आते हैं, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, ठीक है, जो कि आपका वॉमिटिंग भी सीवियर भी हो सकता है और आपका कुछ कंडीशन में सीवियरनेस नहीं भी हो सकती है, ठीक है। अगर आपका इन्फेक्शन ज्यादा है तो कंडीशन बहुत ज्यादा सीवियर हो सकती है। कुछ पेशेंट में फीवर आ सकता है, ठीक है, जनरली इलनेस 4 to 8 डेज तक रहती है और एक्सटेंड होके 13 डेज तक भी हो सकती है, ठीक है। सिम्टम क्या है, ब्लडी डायरिया, एक्यूट अल्सरेटिव, मतलब अल्सर्स बनने लग जाते हैं जिसकी वजह से जो आपका एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन प्रोसेस है वो भी इनहिबिट हो जाता है। इश्मिक कोलाइटिस, जो आपका इश्मिया वाला पार्ट है उसमें आपके अल्सर्स बनने लग जाते हैं। सब म्यूकोसल एडिमा, ठीक है, इसमें जो स्वेलिंग होती है वो होने लग जाती है जॉइंट्स में, विद सीवियर कोलोनिक इन्फ्लेमेशन, कोलोन में इन्फ्लेमेशन, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होने लग जाती है, इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है, ठीक है। और काफी सारे पेशेंट में डेथ भी हो जाती है इफ ही सफरिंग फ्रॉम द हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, अगर उसकी किडनी भी इफेक्ट होती है तो उस केस में डेथ भी हो सकती है। यहाँ पर अब जो ई कोलाई का इन्फेक्शन है उसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, कैसे कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। प्रॉपर कुकिंग करनी है हैम, बर्गर एंड अदर मीट्स की, क्योंकि मीट में सबसे ज्यादा ई कोलाई का इन्फेक्शन पाया जाता है। तो आपको यहाँ पे अगेन अनकुक्ड फूड नहीं खाना है, ठीक है, अनकुक्ड फूड नहीं खाना है, रो फूड भी नहीं खाना है। तो यहाँ पे क्या करना है, प्रॉपर कुकिंग करनी है आपको मीट प्रोडक्ट्स की, क्रॉस कंटामिनेशन को अवॉइड करना है और पर्सनल हाइजीन को क्या करना है, मेंटेन करना है। तो ये था ई कोलाई का इन्फेक्शन। नेक्स्ट इन्फेक्शन आता है सिजोलॉसिस का, ठीक है। सिजोलॉसिस का को हम बेसिलरी डिसेंट्री भी बोलते हैं, मतलब जो आपका सिजोलॉसिस का है ये भी आपका एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है, जो कि कौन सी स्पीशीज करती है, शिजेला स्पीशीज करती है, जिसमें आपके पास कौन कौन से स्टीरियोटाइप है इसका, शिजेला डिसेंट्रिया, शिजेला फ्लेक्सनरी, शिजेला बोडाई एंड शिजेला सोनाई। ये सारे आपके स्टीरियोटाइप है जो कि किसका इन्फेक्शन कोज करता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन कोज करता है। ये सारे इन्फेक्शन क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं एक्सोटॉक्सिन्स, मतलब ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं और ये टॉक्सिन हमारी बॉडी में जाके क्या करता है, इलनेस कोज करते हैं। इन्फेक्टिव डोज जो इसकी स्मॉल होती है देन दैट ऑफ द साल्मोनेला, एक्सेप्ट
साल्मोनेला टाइफाई, जो इसकी इन्फेक्टिव डोज होती है, मतलब जो इन्फेक्शन कोज करता है वो साल्मोनेलिसिस से थोड़ा कम होता है। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या है? जब आप इंजेस्ट करते हैं बैक्टीरिया को तो 1 to 4 डेज के बाद आपको सिम्टम देखने को मिलते हैं। जनरली 4 to 7 डेज तक ये सिम्टम्स रहते हैं, जिसमें अगेन वाटरी और ब्लडी डायरिया आ सकता है, फीवर, स्टमक क्रैम्प्स, नोजिया, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, प्रोस्ट्रेशन इन सीवियर केसेस एंड कन्वर्जन इन यंग चिल्ड्रन। ये सारे क्या है आपके सिम्टम्स है। व्हेन तब आप ये कब देखने को मिलते हैं? व्हेन यू इंजेस्ट द कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेशन दैट इज कंटामिनेटेड विद द ई कोलाई इन्फेक्शन। ठीक है, डायरिया में जनरली आपका थिन वाटरी डिस्चार्ज आ सकता है। ठीक है, आपके पास क्या हो सकता है? उस डायरिया में ब्लड के साथ साथ पस, म्यूकस, थ्रेड्स भी देखने को मिलते हैं। डेथ भी हो सकती है बैसिलरी डायसेंट्री से। बैसिलरी डायसेंट्री ही आपका सिजोलोसिस कोज करती है। ठीक है, तो काफी बार जो डेथ रेट है वो भी क्या होता है इसमें हाई होता है इफ द ट्रीटमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड ऑन द टाइम। ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका? इन्फेक्शन का इसका ट्रांसमिशन होता है बाय द फीकल ऑरल रूट। पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट भी हो सकता है, जो पहले से ही आपका इन्फेक्टेड है वो भी ट्रांसमिशन उसका हो सकता है। बैक्टीरिया लीव्स द बॉडी इन द स्टूल ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन एंड इन्फेक्ट अनदर पर्सन थ्रू कंटामिनेटेड हैंड, फूड, वाटर और ऑब्जेक्ट जैसे टॉय, पेन। ये सारा जो इन्फेक्शन है वो कैसे ट्रांसमिट हो सकता है? अगर कोई ऑलरेडी कंटामिनेटेड है, ऑलरेडी आपका फूड है वो कंटामिनेटेड है, वो खा लिया, आपके हैंड्स कंटामिनेटेड है, प्रॉपर वॉश नहीं करे हुए, फूड जो है वो कंटामिनेटेड है, वाटर कंटामिनेटेड है, तो उससे क्या हो सकता है? ये वाला जो डिजीज है हो सकता है ई कोलाई का इन्फेक्शन जनरली बॉडी में देखने को मिलता है। सॉरी, शिजोलोसिस का, नॉट ई कोलाई, शिजोलोसिस हम पढ़ रहे हैं। शिजेला का जो इन्फेक्शन है, ये जो इन्फेक्शन है वो क्या करता है? हमारे जनरली मेन को इफेक्ट करता है। और शिजेला में क्या है? आपके पास फ्लाइज जो है, ठीक है, जैसे आपने ओपन फूड रख दिया, उसके ऊपर मक्खियां बैठी है, मच्छर बैठे हैं, तो उससे क्या होगा? वो स्प्रेड कर सकते हैं इन्फेक्शन। ठीक है, फ्लाइज है वो क्या करेगी? जर्म्स को वहां छोड़ देंगी, और जो कंटामिनेटेड हो गया फूड एंड यू कंज्यूम दैट कंटामिनेटेड फूड, उसके बाद क्या होगा? आपकी बॉडी में जाके सिम्टम्स या फिर इलनेस जनरली देखने को मिलेगी। इसको आप कैसे खत्म कर सकते हो? ठीक है, कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हो? गुड हाइजीन रखनी है, प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए, वॉश योर हैंड प्रॉपरली, ठीक है, वाटर और सॉप के साथ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? आपको अपनी सराउंडिंग्स क्लीन रखनी है, मेनली इन्वायरमेंट को क्लीन रखना है ताकि किसी भी प्रकार का आपका फूड और वाटर कंटामिनेशन ना हो। प्रॉपर डिस्पोजल करना है ह्यूमन वेस्ट का, किचन को क्लीन रखना है। ठीक है, बॉइल्ड और क्लोरीनेटेड वाटर का यूज करना है। क्लोरीनेटेड वाटर कौन सा होगा? जिसमें हम क्लोरीन ट्रीटमेंट करते हैं ना, क्लोरीन ऐड करते हैं वाटर को क्लीन करने के लिए। प्रॉपर्ली कुक्ड फूड खाना है, पैस्चराइज मिल्क लेना है, और जो भी लिक्विड है, जैसे हम जूसेस हैं, जूसेस में भी हम क्या करते हैं? जूस हो गया, आपका मिल्क हो गया, इन सब में पैस्चराइजेशन होता है, जिसमें हम क्या करते हैं? इनको हीट करते हैं। हीटिंग से क्या होता है? जो आपके हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसमें क्या करना है? हीटिंग करनी है, पैस्चराइज्ड मिल्क आपको जनरली लेना है। रिकंस्टिट्यूट जूस विद पोर्टेबल वाटर, जनरली आपको क्या करना है? वाटर ज्यादा कंज्यूम करना है। तो इस तरीके से आप सिजोलोसिस के इन्फेक्शन को रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। कॉलेरा का जो इन्फेक्शन है वो किससे होता है? विब्रियो कॉलेरा से होता है। ठीक है, इसका बैक्टीरिया कौन सा है? विब्रियो कॉलेरा। जनरली ये भी कंटामिनेटेड ड्रिंक और फूड से होता है। ठीक है, डोसेज इसकी बहुत स्मॉल होती है। ये भी किसको इफेक्ट करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका ट्रांसमिशन कैसे होता है? ये होता है कॉलेरा की स्पीशीज से, जिसमें कॉलेरा विब्रियोसिस आते हैं। विब्रियोसिस मतलब जो आपके कोमा शेप्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको आप बोलते हो विब्रियो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो कोमा शेप्ड आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो होते हैं विब्रियो वाले। तो जो आपका इन्फेक्शन है वो कैसे स्प्रेड होता है? पर्सन टू पर्सन थ्रू कंटामिनेटेड वाटर और फूड। जनरली अगेन देखो, आप सी फूड और वेजिटेबल्स क्या है? इसके फ्रीक्वेंट कैरियर है। अगर आप ज्यादा सी फूड या वेजिटेबल्स को कंज्यूम करोगे तो उससे क्या है? इसका इन्फेक्शन जनरली फैल सकता है। ठीक है, उसके बाद एक एपिडेमिक हुआ था, जो कोलेरा का आउटब्रेक हुआ था, बहुत सारे एरियाज इससे इफेक्ट हुए गए थे। इसके जो सिम्टम्स है कोलेरा के वो क्या होता है? ये सारा हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, कोलेरा का सिम्टम्स क्या है? जनरली यहाँ पे वॉमिटिंग होना, अगेन वाटरी डायरिया होता है। ठीक है, वॉमिटिंग आपको सिम्टम देखने को मिलता है, डिहाइड्रेशन एंड हाइपोवेलमिक शॉक। ठीक है, इन्फ्लामेशन होने लग जाती है पूरी बॉडी में, वाटरी स्टूल्स आते हैं। उसके बाद डेथ भी हो सकती है 12 to 24 आवर्स में इफ द इन्फेक्शन इज वेरी सीवियर, और बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया है। जब डिहाइड्रेशन हो गया, देयर इज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, तो उसके बाद क्या होगा? आपके पास वाटर नहीं बचेगा
और उसके बाद आपका मोर्टेलिटी रेट या डेथ रेट बहुत ज्यादा हो सकता है। 12 to 24 आवर्स में डेथ भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो डायरिया है, वाटरी डायरिया बहुत ज्यादा निकल गया। जब वाटरी डायरिया बॉडी से बहुत ज्यादा रिलीज हो गया तो बॉडी में डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे 20 to 30 स्टूल्स पर डे हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से पानी का लॉस हो जाता है बॉडी से, बॉडी डिहाइड्रेट एकदम हो जाती है। ठीक है, तो ये इसके कुछ सिम्टम्स है कोलेरा इन्फेक्शन के। इनको खत्म कैसे कर सकते हैं? पोर्टेबल वाटर पीना है, प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, हाइजीन होना चाहिए, प्रॉपर कुकिंग कुक्ड फूड होना चाहिए, प्रॉपर हाइजीन होनी चाहिए, पर्सनल हाइजीन होनी चाहिए। नेक्स्ट इज वैक्सीनेशन। ठीक है, प्रॉपर इसका वैक्सीनेशन होना चाहिए 3 to 6 मंथ तक। तो इस तरीके से हम कोलेरा के इन्फेक्शन को कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है, विब्रो पैराहेमोलिटिकस जो है, जो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हमने डिस्कस किया था कोलेरा का, पढ़ लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा था आपके पास सिजुलोसिस का। ठीक है, सिजुलोसिस का इन्फेक्शन था। तो यहाँ पर ये जो इन्फेक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन कैसे आएगा देखो, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है जनरली, जैसे हमने पढ़ा यहाँ पर मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आया। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आया? जैसे मान लो आपसे पूछा साल्मोनेला का इन्फेक्शन किस फूड में ज्यादा मिलता है? मीट, मिल्क और फिश प्रोडक्ट में। ठीक है, उसके बाद आपका कोलेरा का आया। या फिर आपसे क्या पूछ सकते हैं? सिम्टम्स पूछ सकते हैं, सिम्टम्स पूछ लिए। ठीक है, उसके बाद इंटॉक्सिकेशन और इन्फेक्शन का डिफरेंस आ गया। ठीक है, इन्फेक्शन और इंटॉक्सिकेशन में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड रहते हैं वो पूछ लिया। तो ये जो क्वेश्चन है, या फिर आपके स्टीरियोटाइप्स पूछ लिए कि टाइफाइड क्या कोज करता है, कौन सी स्पीशीज कोज करते हैं टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफाई। ठीक है, पैराटाइफाइड क्या कोज करता है? साल्मोनेला पैराटाइफाइड कोज करता है। ठीक है, वाटरी डायरिया किससे आता है? कोलेरा से आता है। मोस्टली आपका फूड कौन सा इन्वॉल्व रहता है साल्मोनेलिसिस में? वो मीट रहता है, मीट और मीट प्रोडक्ट्स। तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपको कुछ फूड इन्फेक्शंस क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से वीडियोस को चेक कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा आपके जो नाम है ये याद करना थोड़ा मुश्किल होते हैं। इनके जो स्टीरियोटाइप्स है या आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये थोड़े टिपिकल हैं आपको लर्न करना। तो इसलिए वीडियोस को रिपीट पे मोड पे देख लेना। कोई डाउट हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में डाउट को मेंशन कर सकते हैं। सो पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर एवरीवन।